सो तुमने नारुतो और उसके बेटे बोरुटो के बारे में तो सुना होगा, पर क्या तुमने कभी उसके पोते सोरुटो के बारे में सुना है? ये एक ऐसी सीरीज है जो यूट्यूब पे फुल्ली एनिमेटेड है और इस पे मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज हैं, जहाँ सोरुटो की कहानी उसके जन्म से शुरू होकर एक भयंकर युद्ध तक जाती है, क्योंकि सोरुटो के अंदर ह्यूगा, उजुमाकी एंड उचिहा ब्लड के साथ साथ उनके आंखों की शक्तियाँ भी मौजूद थी। सोरुटो के बैटल्स, सेक्रीफाइसेस एंड डेविस्टेटिंग लॉसेस तुम्हें वही रॉ इमोशंस फील करवाएगी जो तुमने ओजी नारुतो देखते वक्त फील की थी। और साथ ही इस सीरीज में नारुतो के बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस को भी रिवील किए गए हैं, लाइक चाक्रा असल में होता क्या है, जासिन कौन था और ओतुत्सुकी असल में चाहते क्या थे। सो लेट्स डाइव इनटू द पावरफुल स्टोरी ऑफ सोरुटो उजुमाकी। शुरू करते हैं उसके जन्मदिन से। एक अंधेरी रात में सोरुटो उजुमाकी का जन्म होता है और जन्म के साथ ही उसके बाएं आंख में थी ब्लड रेड सारिंगान और बाएं आंख में थी उसके फादर बोरुटो के जैसे ही जोगन, लेकिन उससे कुछ अलग, कुछ अनोखा, एक ऐसी आंख जो धरती पे पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि जब सोरुटो पैदा हुआ तब उसके आंखों से जो तीव्र चाकरा निकली वो पूरे गैलेक्सी में फैल गई और जो कोई भी चाकरा सेंस कर सकता था उन सभी को सोरुटो के प्रेजेंस का एहसास हो गया, यहाँ तक कि ओतुत्सुकी को भी। ओतुत्सुकी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि उन सभी ने ये असीम ताकत महसूस की थी, एक ऐसी ताकत जो उन्होंने सदियों बाद महसूस की। इस ताकत के वजह से खुद को भगवान कहने वाले ओतुत्सुकी भी हिल गए थे, क्योंकि ये एनर्जी, ये ताकत एक लेजेंड की थी, सिवाय ओतुत्सुकी। वो ओतुत्सुकी के लिए एक लेजेंडरी फिगर था एंड उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। वो इतना पुराना था कि सिर्फ कुछ गिने चुने ओतुत्सुकी ही उसे देख पाए थे और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत से प्लैनेट्स को खा के अपने पावर्स को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा लिया था। एक टाइम पे वो इतना पावरफुल हो गया कि उसे फिजिकल बॉडी की नीड भी नहीं थी। बट कुछ रूमर्स ये भी हैं कि वो ब्रह्मांड के किसी कोने में अभी भी जिंदा है। अब ये कितना सच है ये तो किसी को नहीं पता, पर एक बात तो तय थी कि हजारों साल बाद फिर से शिवाय की ताकत जाग चुकी है और वो भी इस बार अर्थ जैसे छोटे प्लेनेट पे, जो पहले से ही ओतुत्सुकी के लिए परेशानी का एक कारण था जब से कागुया और इसी की ड्रैगन फ्रूट लाने में असफल रहे और तभी से वो लोग अर्थ को लेकर स्ट्रेटजी बना ही रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कागुया से डील करने के लिए शिवाय के राइट हैंड जासिकी ओतुत्सुकी को भेजा था, लेकिन वो गायब हो गया और ऐसा कहा जाता है कि उसे कुछ ह्यूमंस पूजने लगे और इधर ओतुत्सुकी उसके लिए हजारों साल इंतजार करते रहे, लेकिन जासिकी कभी नहीं लौटा। इसीलिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तब उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि धरती अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि वो अभी भी जिंदा और चाकरा से भरी हुई दुनिया थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि मून पर एक ओतुत्सुकी कॉलोनी है जिनका अर्थ के ह्यूमंस के साथ कोई मिशन चल रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धरती पर कागुया ने क्या गड़बड़ की थी। फिर उन्होंने मोमोशिकी और किनिशिकी को भेजा, लेकिन वो भी अब तक वापस नहीं लौटे थे और इसी पर इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा हुई कि इस ग्रह पर कुछ अजीब हो रहा है। एक सीनियर मेंबर ने तो सुझाव दिया कि सीधा युद्ध छेड़ दो। उसे लगा कि अब समय आ गया है सब कुछ खत्म करने का। बहुतों ने उसका समर्थन किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग पीछे हट रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि धरतीवासी अब कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन उन्हें अंदेशा था कि कुछ तो ओतुत्सुकी लेवल की पावर रखते हैं, जिसने उनके कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भी हरा रखा है। मगर उनके लिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि शिवाय की एनर्जी वहाँ क्यों थी, वो क्या चाहता था। इन सवालों के जवाब तो नहीं थे, तो उन्होंने तय किया कि वो दूर से ही धरती पर नजर रखेंगे और तब उन्हें पता चला कि ये सारी एनर्जी तो एक बच्चे से आ रही है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कागुया का ही डिसेंडेंट है और इसीलिए धरती से आज इंटेंस चाकरा निकल रही थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें सोरुटो को पकड़ना ही होगा, क्योंकि उनके लिए सोरुटो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक ओतुत्सुकी ही था और सोरुटो को उन्हीं के साथ होना चाहिए या फिर किसी तरह वो सोरुटो से उसकी जोगन निकाल लें। उनका मानना था कि उसके यूनिक ब्लड लाइन की वजह से वो और उसके पिता जोगन एक्टिवेट कर पाए थे, लेकिन सोरुटो की पोटेंशियल बोरुटो से भी कहीं ज्यादा थी। उन्होंने प्लान तो बना लिया था, मगर उसे एग्जीक्यूट करते करते सोरुटो बड़ा होने लगा और उसकी शक्तियां बेकाबू होनी शुरू हो गई थी।
अब सोरूटो के जन्म और ओतुत्सुकी मीटिंग के 8 साल बीत गए थे, जो ओतुत्सुकी के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना समय काफी था सोरूटो के एक छोटे बच्चे से यंग बॉय बनने के लिए। उसने तो निंजा एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी और वो भी एक फुल फ्लेज्ड निंजा बनने का सपना देख रहा था, बिल्कुल अपने फादर एंड ग्रैंडफादर के जैसे। लेकिन उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी औरों से अजीब आंख देखकर बच्चे उससे डरते थे और इसी वजह से उसे बुलिंग का सामना करना पड़ता था। एक दिन तो उसे कुछ बुलीज ने फेस टू फेस घेर लिया और उसने सोरूटो से बोला कि अपनी आंखों से लेजर मार के दिखाओ। एंड सोरूटो ने कामली समझाने की कोशिश की कि भले उसकी आंखों में शारिंगान और जोगन दिखती हो, लेकिन वो उन्हें अपनी मर्जी से एक्टिवेट नहीं कर सकता। मगर सोरूटो भी जानता था कि बहस करना बेकार है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन बुलीज ने उसे जाने नहीं दिया और जल्दी उसने अपने आप को उस ग्रुप के लीडर से लड़ते हुए पाया। वो उसकी हर पंच और किक को आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन इससे पहले कोई सीरियसली हर्ट होता बेल बज गई, पर वो बुलीज अभी भी नहीं रुके थे। क्लास के बाद फिर से सोरूटो को उसी लड़के ने पकड़ लिया, लेकिन इस बार सोरूटो भी पीछे नहीं हटा। उसने फिर से इनकमिंग पंचेस एंड किक्स को इजीली डॉज कर लिया और काउंटर अटैक में उसने उस लड़के के नाक पे एक जबरदस्त पंच मारा। मगर उन बुलीज के लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि अगले ही पल सोरूटो स्मोक में बदल गया, क्योंकि वो असली सोरूटो था ही नहीं, बल्कि वो उसका शैडो क्लोन था। और उस दिन के बाद उसकी बुलिंग बंद हो गई। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के उसके दोस्त बन गए थे। सोरूटो की सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि उसका टैलेंट भी बाकियों से अलग था। जहाँ बाकी बच्चे क्लोन जुत्सु सीखने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं सोरूटो आराम से मल्टी शैडो क्लोन्स बना रहा था। एकेडमी में सिखाए जाने वाली चीजें उसके लिए तो मानो एक खेल थी, वो तो इससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार था और जल्द ही उसे वो मौका मिलने ही वाला था। लेकिन उस तरह नहीं जैसे उसने सोचा था, बल्कि उसे वो मौका मिला एक बहुत बड़े लीफ विलेज ट्रेजेडी के रूप में। और सोरूटो अभी मात्र 8 साल का ही था, मगर उसे ये एहसास था कि वो स्पेशल है, क्योंकि उसकी दाईं आंख में जोगन का एक अलग ही रूप था। और भले ही उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज है, लेकिन वो सब देख सकता था जो बहुत से लोग नहीं देख पाते थे, जैसे चक्रा पाथवेज और बहुत अजीब सी चीजें जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कभी कभी तो जब वो अपनी आंखें बंद करके जोगन से देखता था तो पूरी रियलिटी बदल जाती थी और वो किसी एलियन दुनिया को देख रहा होता था। कई बार तो वो जगह बहुत डरावनी होती थी और उसे अंदर से हिला देती थी। और क्योंकि उसके फादर बोरूटो के पास भी एक ऐसी ही आंख थी, इसीलिए उसने बोरूटो से पूछा। तब बोरूटो ने सोरूटो से कहा कि डोंट वरी, जैसे जैसे तुम्हारी चक्रा बढ़ेगी तुम समझने लगोगे कि तुम क्या देख रहे हो। और सोरूटो को भी यही उम्मीद थी, लेकिन बोरूटो ने सोरूटो को एक सख्त वार्निंग दी थी कि कभी भी अपनी चक्रा को उस एरिया में कंसंट्रेट मत करना, और उससे कहा कि एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम दोनों मिलकर उसे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत खतरनाक है। सोरूटो ने हाँ कर दी, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी कभी भारी पड़ जाती थी और जोगन की रहस्यमय दुनिया उसे खींचने लगती थी। लेकिन उसका अपना एक अलग ही सपना था, लेजेंडरी निंजुत्सु सीखकर वर्ल्ड फेमस जोनिन बनना। लेकिन चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं जब सारे बड़े लोग उससे कहने लगते हैं कि तू तो बिल्कुल इताची जैसा है, जिसके बारे में तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है। लेकिन सोरूटो के लिए ये सारी चीजें नहीं थी, तो उसे लगता है कि ये तो फेयर नहीं है, क्योंकि इताची को तो सिर्फ 7 साल की एज में ही एकेडमी कंप्लीट करके ग्रेजुएट कर दिया गया था, लेकिन उसे तो 12 साल तक एकेडमी में रहना पड़ा। वो बार बार यही सोचता और उसने तो कई बार अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे जल्दी ग्रेजुएशन एग्जाम देने दो, लेकिन वो सोरूटो को ये कहकर मना कर देते थे कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उस दिन सोरूटो को समझ आया कि होकागे का पोता होना इतना इजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि सोरूटो जानता था उसका टाइम जरूर आएगा। और उसे अपने 8वें बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले उसके दिमाग को कुछ शांति मिली, क्योंकि उसके ग्रैंडपा सास्के ने उसके घर एक रेयर विजिट किया और सोरूटो ने बिना कोई टाइम गवाए सास्के से पूछ लिया कि इताची को इतनी जल्दी ग्रेजुएट करने की परमिशन कैसे मिल गई। और जो जवाब मिला उससे सोरूटो का दिल बैठ गया। सास्के ने समझाया कि इताची के टाइम सिचुएशंस बिल्कुल अलग थे। वो युद्ध का समय था, एक ऐसा दौर जहाँ निंजा उतने ही जरूरी थे जितना खाना और पानी, और इताची जैसा प्रोडिजी विलेज के लिए अनमोल
स्मॉल था, इसीलिए वो लोग उसके ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं कर सकते थे। सोरूटो को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब सास्के ने बताया कि इताची को सिर्फ 4 साल की उम्र में बैटलफील्ड में भेज दिया गया, जहां उसने मरे हुए सैनिकों के बीच खड़ा रहना सीखा। सोरूटो तो यह सब सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि कितना भयानक समय होगा वो। उसी दिन से सोरूटो को शांति का इम्पोर्टेंस समझ आने लगा। तभी उसे यह जानकर और शौक लगा कि इताची सिर्फ 11 साल की उम्र में आनबू ब्लैक ऑप्स में शामिल हो गया था। सोरूटो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके क्लास के सीनियर लड़के भी वॉर या मर्डर के लिए तैयार नहीं होंगे। इस पीसफुल टाइम में पैदा होने के लिए सोरूटो दिल से थैंकफुल था, लेकिन फिर भी वो निंजा बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा था। सास्के ने उससे कहा, अगर तुम्हें इताची जैसा बनना है तो तुम्हें पूरी जिंदगी ट्रेनिंग को डेडिकेट करना होगा, तुम्हें ट्रेनिंग से ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। और सोरूटो ने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं भी यही करूंगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स को ये आइडिया उतना कुछ खास पसंद नहीं आने वाला, इसीलिए उसने छुपकर अकेले ही ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। और सास्के ने उसे एक सीक्रेट जगह दिखाई जहां वो इताची के साथ शूरिकेन जुत्सु को प्रैक्टिस किया करता, और साथ ही सास्के ने उसे ट्रेन करने से मना कर दिया। लेकिन सोरूटो रुका नहीं। क्लास के बाद और वीकेंड्स पर वो सीधा वहीं चला जाता और घंटों तक प्रैक्टिस करता रहता था। वो सीक्रेट जगह फॉरेस्ट के बीच एक खुला मैदान था, विलेज से काफी दूर और लोगों की नजरों से छुपा हुआ। यही वो जगह थी जहां सोरूटो ने शैडो क्लोन जुत्सु भी मास्टर कर लिया। और एक खास वीकेंड पर सोरूटो वहां अकेला था, अगला जुत्सु सीखने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो अब चिदोरी सीखेगा। उसने अपनी माँ और नाना को ये करते देखा था और उसके पास शारिंगान भी था, तो वो भी सीख सकता था। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका शारिंगान हमेशा एक्टिव तो रहता था, पर उसकी असली एबिलिटी सिर्फ तभी एक्टिवेट होती थी जब वो बेहद गुस्से में हो या फिर बहुत डरा हो। उस दिन सोरूटो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो मास्टर नहीं कर पाया, क्योंकि वो शारिंगान को कॉन्शियसली एक्टिवेट करना सीखा ही नहीं था। वो चाहता था कि जब उसका मन करे वो तभी शारिंगान यूज कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और उसे पहले से ये भी पता था कि उसका चाकरा नेचर लाइटनिंग है, और उसी जोश में उसने गलती कर दी, शारिंगान फुल्ली मास्टर्ड किए बिना चिदोरी को सीखने की गलती। जबकि सबने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि शारिंगान के बिना चिदोरी यूज करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चिदोरी एक ऐसी टेक्निक है जो हाथ को ही एक तेज लाइटनिंग ब्लेड में बदल देती है और फिर सुपर स्पीड में सामने वाले पर हमला करना होता है। इस टेक्निक को यूज करते टाइम यूजर को टनल विजन हो जाती है, यानी सिर्फ टारगेट ही दिखता है, बाकी सब गायब, और बिना शारिंगान के इसका कोई मतलब ही नहीं। सोरूटो ने सोचा कि शायद वो जोगन का यूज कर सकता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो गया। जब उसने चिदोरी परफॉर्म करने की कोशिश की तो दो बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। पहली, वो अपने हाथ में पर्याप्त चाकरा कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके हाथ में पूरा ब्लेड बन ही नहीं पा रहा था। और दूसरी, जैसे ही उसने अपने टारगेट की तरफ दौड़ लगाई, वो अपने सराउंडिंग से ही पूरी तरह ब्लाइंड हो गया। और अगर ये कहीं रियल फाइट होती तो सोरूटो आसानी से मार खा जाता। सोरूटो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि वो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग चिदोरी मास्टर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज मिसिंग थी, शारिंगान। तो उसी दिन उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो शारिंगान को प्रॉपरली मास्टर करेगा। एक दोपहर सोरूटो यूं ही बैठा था और अपनी आंखों पर चाकरा फोकस करने लगा। वैसे तो ये मुश्किल था, लेकिन उसके लिए इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे अपने जोगन वाली आंख में चाकरा नहीं भेजना था, वो सिर्फ शारिंगान वाली आंख में ही चाकरा फोकस करना चाहता था। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखा। तभी उसे एक हल्का सा सेंसेशन महसूस हुआ, मानो उसकी आंखों के पीछे कोई पल्स चल रही हो। ये वही सेम फीलिंग थी जो उसे एक बार पहले भी हो चुकी थी। वो जानता था ये शारिंगान ही है, यानी रिजल्ट तो दिख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोला कि अब तो मैं शारिंगान अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर पाऊंगा और फिर जल्द ही मैं चिदोरी भी मास्टर कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे चाकरा बढ़ता गया, उसकी आंखों के पीछे दर्द भी बढ़ने लगा, पर सोरूटो रुका नहीं। वो लगातार चाकरा वहाँ भेजता रहा, और जब उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा और वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाएगा, तब वो हो गया। उसकी आंखें एकदम से खुली और उसके सामने एक नई दुनिया थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, उसने शारिंगान अवेक किया था, लेकिन साथ ही उसका जोगन भी जाग चुका था और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले थे और वो सोरूटो पर काफी भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसी समय ओतुत्सुकी अलर्ट हो गए। जोगन के अवेकनिंग ने उनकी सेंसेस को इंस्टेंटली ट्रिगर कर दिया। ओतुत्सुकी तो पहले से ही अर्थ पर इन्वेंशन की प्लानिंग कर रहे थे और इस अवेकनिंग के बाद टाइम आ गया था अर्थ पे हमला करने का।
ओतुत्सुकी के द्वारा एक क्विक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और वहाँ कंफर्म हुआ कि जो इस चक्रा का होस्ट है उसे अर्थ पर ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और उनके पास एक ही रास्ता था, लीफ विलेज पर हमला करना। उन्होंने एक सिंपल सा प्लान बनाया कि वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को अवॉइड करेंगे और जोगन वाले लड़के को पकड़ लेंगे। और जैसे ही उन्होंने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर विलेज को ऊपर से स्काउट किया, तब तक सूरज ढल चुका था और ज्यादा लोग बाहर नहीं थे। लेकिन लीफ के दो जोनिन उन्हें देख चुके थे। उन्हें पता था कि वो ओतुत्सुकी मतलब खतरा, इसीलिए उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। लेकिन उनके अटैक्स एब्जॉर्ब हो गए और वो दोनों एक सेकंड में ही मारे गए और यहीं से इन्वेंशन शुरू हो गई। पूरे लीफ विलेज में निंजा अलर्ट कर दिए गए। हर तरफ से निंजास अटैकर्स को रोकने के लिए मैदान में उतर आए। पूरा आसमान जुजुत्सु के चमक में फैल गया, बिल्डिंग्स गिरने लगे, हर तरफ तबाही मच गई। कई निंजा लड़ते लड़ते गिरने लगे। पूरे विलेज में पैनिक का माहौल बन चुका था और इधर होकागे ने तुरंत टॉप एडवाइजर्स को बुला के इवैक्यूएशन का आदेश दिया। और होकागे नारुतो ने डिसाइड किया कि अगर मैं अटैकर से बात कर सकूं तो शायद कुछ हल निकले। आखिरकार उसकी सबसे ताकतवर टेक्निक टॉप नो जुत्सु अभी भी फेल नहीं हुई थी। वो सारादा और सास्के को साथ लेकर आगे बढ़ा विलेज के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ ओतुत्सुकी का लीडर खड़ा था। नारुतो ने पूछा कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जवाब आया कि हमें बस जोगन दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। और तभी एक आवाज आई, वो यही है। वो बोरुटो था, वो भी यहाँ पहुँच चुका था और उसकी जोगन भी एक्टिवेट थी। ओतुत्सुकी उसे देखकर कंफ्यूजन में सोचने लगा, ये सही नहीं लग रहा, ये आदमी तो बहुत बड़ा है। और बोरुटो से कहा कि तुम वो नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब सबको समझ आ गया था कि असली टारगेट कौन है और इधर नारुतो को भी समझ आ गया कि इस बार उसका टॉप नो जुत्सु काम नहीं करने वाला। उसने तुरंत बोरुटो और सारादा को आदेश दिया कि घर जाओ और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करो। वो दोनों घर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन ओतुत्सुकी उनका पीछा करने लगे। तभी नारुतो और सास्के ने मिलकर ओतुत्सुकी को रोकने के लिए अटैक किया। हर तरफ केओस था, मरते हुए निंजा की चीखें हवा में गूंज रही थी। उन्हें पता था कि उनके पास अब बहुत कम ही वक्त है। नारुतो ने एक पंच मारा, लेकिन ओतुत्सुकी लीडर ने उसका हाथ पकड़कर तुरंत उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया। पर सास्के उसी समय टेलीपोर्ट कर गया और नारुतो को मरने से ठीक पहले वहां से हटा दिया। लेकिन खुद सास्के पर एक चक्रा बीम आ लगी और वो फाइट से बाहर हो गया। ओतुत्सुकी लीडर ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और अब उनका निशाना था बोरुटो का घर। दूसरी तरफ बोरुटो और सारादा घर पहुंच चुके थे। वो दौड़कर सोरुटो के कमरे में गए, दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था और कमरा खाली देख उनका दिल बैठ गया। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सोरुटो विलेज में लौट आया था और इतना सब केओस देखकर सीधा अपने घर भागा था। बोरुटो और सारादा उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों में देखा वो शॉक्ड रह गए। सोरुटो के एक आंख में क्रिम्सन ग्लो करता सारिंगान था तो दूसरी आंख में ब्राइट ब्लू जोगन चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके जन्म वाले दिन थी। बोरुटो को सब समझ आ गया कि ये सब इसीलिए हो रहा है। उसने सारादा और सोरुटो से कहा कि तुम दोनों यही रहो और खुद बाहर चला गया। लेकिन बाहर पहले से ही एक शक्तिशाली दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था और उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही बोरुटो बाहर निकला ओतुत्सुकी लीडर वहाँ पहले से खड़ा था। गुस्से में बोरुटो की आंखें जल उठी और उसे पता चल गया कि नारुतो और सास्के हार चुके हैं। चारों तरफ आग ही आग थी, घर जल रहे थे और हवा में धुएं की बदबू फैल गई थी। ये सब देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब पेन ने विलेज पर हमला किया था। शायद कुछ ऐसा ही मंजर फिर से देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे उस दिन एक उम्मीद थी, आज भी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी। बोरुटो को कोई रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि वो ओतुत्सुकी तो अब तक अमर लग रहे हैं। तभी बोरुटो को वो जुत्सु याद आया जो उसने मोमोशिकी पे यूज किया था, वैनिशिंग राशिंगान। उसी दिन की यादें उसके दिमाग में कौंध गई और उसने लॉन्च कर दिया वैनिशिंग राशिंगान। और वो जुत्सु इस बार भी काम कर गया और सीधे जाकर ओतुत्सुकी लीडर को हिट किया। लेकिन ओतुत्सुकी लीडर के लिए ये सिर्फ हल्का सा वार था और तुरंत ही जवाब में ओतुत्सुकी ने चिबाकुटेन से चला दिया, जिससे बोरुटो सील हो गया। सोरुटो को अचानक से महसूस हुआ कि उसके पिता की चक्रा अचानक से गायब हो गई और उसी पल उसकी जोगन भी डिसिपेयर हो गई। और इधर ओतुत्सुकी लीडर को भी एक एनर्जी महसूस हुई, लेकिन वो चक्रा बोरुटो का नहीं था। ये एनर्जी कुछ और ही थी, किसी अलग जगह, किसी अलग डायमेंशन से। उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु से एक पोर्टल खोला और
उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच गया और पोर्टल से एक बच्चा बाहर निकला और वो था सोरूटो उजुमाकी। अब वो दोनों फेस टू फेस थे, एक ओतुत्सुकी लीडर और दूसरा वो लड़का जिसने पूरे ओतुत्सुकी को हिला दिया था। लेकिन ओतुत्सुकी लीडर को कंफ्यूजन हुआ क्योंकि सोरूटो के एक आंख में शारिंगान था और दूसरा आंख नॉर्मल था। वो सोचने लगे कि वो गॉड्स आई कहाँ गई, वही जो हमने पहले महसूस की थी। लेकिन सोचने में क्या जाता है, इस आंख को भी खींचकर बाहर निकालते हैं और देखते हैं। और जैसे ही ओतुत्सुकी ने सोरूटो की आंख निकालने की कोशिश की, सोरूटो का डर और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और जोगन पूरी तरह जाग गई एंड सोरूटो के शरीर पर चाकरा की बाढ़ आ गई थी। एक पल के लिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर शिनोबी बन चुका था। इस वक्त सोरूटो के शरीर में इतनी चाकरा थी कि जो चाकरा फील नहीं कर सकते थे वो भी उसकी ऑरा से कांप उठे, मानो पूरी धरती हिल गई थी। सोरूटो ने तुरंत अपने पापा को लोकेट किया और अपनी शक्तियों से उसकी सील तोड़ दी और जैसे ही बोरुटो की आंख खुली उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। उसकी जोगन भी पूरी तरह अवेकन थी। ऐसा लग रहा था कि बाप बेटे की आंख मानो आपस में जुड़ चुकी हो। उस वक्त बोरुटो और सोरूटो के प्रेजेंस से ही एक अनंत और ऐश्वर्य शक्ति महसूस हो रही थी। सोरूटो की एनर्जी अनलिमिटेड लग रही थी, लेकिन फिर जोगन और भी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने लगी। उसके जोगन की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी और अचानक जोगन ने एक तेज फ्लैश जनरेट किया। वो फ्लैश इतनी ब्राइट थी कि सबकी आंखें बंद हो गई एंड कुछ देर बाद जब रोशनी धीमी हुई और लोग होश में आए तो सबको एक अजीब बात महसूस हुई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन ओतुत्सुकी लीडर को हरा कर नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो गायब हो चुके थे। मगर ओतुत्सुकी तो कभी पीछे नहीं हटते, तो इसका मतलब ये था कि सोरूटो की जोगन ने उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया था। लीफ विलेज ने इस लड़ाई को फिलहाल के लिए जीत लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा हमेशा के लिए टल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उन्हें विलेज को और विलेज के लोगों को फिर से बसाना था और जो खो चुके थे उन्हें दफनाना था। और अब एक न्यू गॉड लेवल शिनोबी के बारे में बात करने का समय आ गया था, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी मुद्दा हल करना था। नारुतो इन्वेंशन में बुरी तरह घायल हो चुका था, यानी अब वो होकागे बनने के हालत में भी नहीं था। तो सवाल ये था कि अब उसकी जगह लेगा कौन, और यहाँ दो ऑब्वियस चॉइस थे, पहला बोरुटो और दूसरा सारादा। क्योंकि सास्के तो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, तो वो होकागे नहीं बन सकता और इस टाइम पे विलेज में कोई और शिनोबी इन दोनों के जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। आखिरकार सारादा को होकागे बना दिया गया और बोरुटो को एक मिशन मिला जोगन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का और उसको समझने का कि आखिर ये शक्ति है क्या। विलेज की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो बहुत खतरनाक था। सबको एहसास हो गया था कि विलेज अभी भी बहुत अनप्रिपेयर्ड है। इतने सालों में कोई बड़ा हमला हुआ ही नहीं था, इसीलिए सबने अपनी गार्ड नीचे कर दी थी। लेकिन अब दोबारा नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि ओतुत्सुकी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और उन्होंने तय किया कि अगली बार जब वो आएंगे तो लीफ विलेज भी पूरी तरह तैयार रहेगा। लेकिन वहीं उजुमाकी घर में एक और अजीब ट्विस्ट आने वाला था, और इस बार एक छोटी सी ओतुत्सुकी लड़की के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले सोरूटो की असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। ओके, तो अभी तक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और इस कहानी का मजा ले रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और अब हम वापस चलते हैं अपनी कहानी की ओर। इन्वेंशन के कुछ ही समय बाद सोरूटो अपने पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड में लौट चुका था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसका फादर बोरुटो भी उसके साथ ही था। तय हो गया था कि अब उसकी रियल ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ओतुत्सुकी फिर कब लौटेंगे या जोगन फिर न जाने कब एक्टिवेट हो जाए। इसीलिए बोरुटो ने खुद अपने बेटे को ट्रेन करने का फैसला लिया। उसने सोरूटो को निंजा एकेडमी से भी निकाल लिया, क्योंकि बाकी बच्चों के बीच रहना अब खतरनाक था। जब तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना न सीख ले तब तक उसे अकेले रखना ही बेहतर होगा। और वैसे भी सोरूटो को एकेडमी छोड़ने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसका वहाँ कोई दोस्त ही नहीं था। बिल्कुल उसके ग्रैंडपा नारुतो के जैसे ही उससे भी बाकी लोग डरते ही थे। कई लोग तो उसे ही विलेज की तबाही का जिम्मेदार मानते थे, जबकि उसने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। एंड सेम अपने ग्रैंडपा नारुतो के तरह ही वो भी डिटरमाइंड था। सोरूटो सिर्फ इतना चाहता था कि वो हाई लेवल निंजुत्सु सीखकर धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बने। और इधर ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सोरूटो को एक शपथ लेनी पड़ी कि वो अपने जोगन को तभी यूज करेगा जब सिचुएशन लाइफ और डेथ की हो। सोरूटो ने वादा किया, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ये वादा जल्द ही तोड़ना पड़ेगा।
ट्रेनिंग शुरू हो गई और बोरुटो हैरान रह गया। उसे पता था कि सोरुटो बाकी बच्चों से आगे है, लेकिन इतना ज्यादा उसे अंदाजा नहीं था। सोरुटो मल्टी शैडो क्लोन्स बना सकता था, लाइटनिंग और विंड स्टाइल जुत्सु भी यूज कर सकता था, यहाँ तक कि वो एक बेसिक चिदोरी भी बना सकता था। लेकिन एक खास चीज जो उसने अपने पापा से छुपाई थी वो था उसका शारिंगान। सोरुटो नहीं चाहता था कि वो गलती से भी दोबारा जोगन एक्टिवेट कर दे। और इधर बोरुटो अपने बेटे की प्रोग्रेस देखकर बहुत ज्यादा खुश था और तभी उसने सोरुटो से कहा कि चलो अब रासेंगान भी परफॉर्म करके दिखाओ। सोरुटो ने इसे कुछ बार प्रैक्टिस तो किया था, लेकिन उसे चिदोरी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो रासेंगान सीखना नहीं चाह रहा था। तब बोरुटो ने समझाया कि ये एक खास जुत्सु है जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर मिनाटो नामिकाजे ने बनाया था और तुम्हारे ग्रैंडपा नारुतो ने इसे परफेक्शन तक पहुंचाया। लेकिन सोरुटो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ। उसने बोरुटो से पूछा कि क्या नारुतो वाकई इतने स्ट्रॉन्ग थे? मैंने तो बस उन्हें ऑफिस में बैठा देखा है और जब जरूरत पड़ी तो तुत्सुकी ने उनका हाथ ही उड़ा दिया। बोरुटो ने डिसाइड किया कि आज की ट्रेनिंग खत्म। सोरुटो स्ट्रॉन्ग जरूर था, लेकिन अभी उसमें समझदारी नहीं आई थी। बोरुटो ने उसे बिठाया और सुनाई नारुतो की कहानी। बोरुटो ने बोला कि नारुतो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह पैदा हुआ था, एक छुपी हुई खतरनाक शक्ति के साथ। हर कोई तुम्हारी तरह ही उससे भी डरता था, लेकिन नारुतो तुमसे अलग थे। उनके पास कोई खास टैलेंट भी नहीं था, बस उनके पास बहुत ज्यादा चाकरा थी। और तो और नारुतो का कोई फैमिली भी नहीं था, ना ही कोई दोस्त। वो अपनी क्लास का सबसे लूजर स्टूडेंट हुआ करता, कोई उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखता, सब उसे एक मॉन्स्टर समझते थे। लेकिन एक महान सेंसे ने उसे एक्सेप्ट किया और उसे एकेडमी पास करवाया। फिर बोरुटो ने उसे नारुतो और सास्के की राइवलरी की कहानी बताई। सोरुटो ये सुनकर शॉक्ड रह गया था कि सास्के एक टाइम पे बुरा भी बन गया था और नारुतो को मारने की कोशिश भी की थी। सोरुटो ने बोला कि अब तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर बोरुटो ने बताया कि जिराया 4th ग्रेड निंजा वॉर और कैसे उसके ग्रैंडपा ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। जब कहानी खत्म हुई सूरज ढल चुका था और घर जाने का वक्त हो गया। उस रात सोरुटो सो नहीं सका, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि नारुतो कितने महान शिनोबी थे और अब वो कभी भी नारुतो और उनके किसी जुत्सु को हल्के में नहीं लेगा। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते गए बोरुटो अपने बेटे पे और भी ज्यादा प्राउड करने लगा, क्योंकि सोरुटो सिर्फ एक निंजा के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी तेजी से मैच्योर हो रहा था। उसने राशिंगान को भी रिकॉर्ड टाइम में मास्टर कर लिया और फिर ये साबित किया कि वो राशिंगान भी आसानी से चला सकता है। और कुछ और समय लगाकर उसने चिदोरी भी मास्टर कर लिया था। तभी बोरुटो ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है सोरुटो को एक और लेवल ऊपर ले जाने का। उसने सोरुटो को एक ही दिन में वैनिशिंग राशिंगान भी मास्टर करवा दिया और उसे पता था कि अब उसका बेटा बिल्कुल तैयार है। आखिरकार निंजुत्सु निंजा के अगेंस्ट काफी था, पर सोरुटो के दुश्मन निंजाज नहीं थे, उसका दुश्मन था ओत्सुकी और उनसे लड़ाई के लिए एक बिल्कुल नई अप्रोच की जरूरत थी। इसीलिए बोरुटो ने अपने बेटे को सिखाना शुरू किया उजीहिको राशिंगान। ये राशिंगान का ही एक नया वेरिएंट है जो उसने खुद ओत्सुकी से लड़ने के लिए बनाया था। ये जुत्सु प्लेनेट की एनर्जी का यूज करके शरीर को एक रिनेगान वर्टेक्स में बदल देता है। कहीं न कहीं ये जुत्सु पृथ्वी की तरफ से ओत्सुकी के खिलाफ सेल्फ डिफेंस था। बोरुटो ने सोरुटो से कहा कि धरती पर अपने पांव टिकाए रखो और इस प्लेनेट की एनर्जी को फील करो, लेकिन सोरुटो स्ट्रगल कर रहा था। दिन बीतते गए मगर सोरुटो की उजीहिको राशिंगान में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। इस वक्त सोरुटो का लेवल एक चूनिन जैसा था और शायद वो जूनिन तक भी पहुंच चुका था और उसकी एज थी बस 9 साल। एक दोपहर जब सोरुटो उजीहिको राशिंगान पे फोकस कर रहा था तब बोरुटो और मोमोशिकी के बीच एक कन्वर्सेशन हुआ। बोरुटो के एक पुराने बैटल के बाद से डिफीटेड ओत्सुकी मोमोशिकी बोरुटो के अंदर एक कार्मा सील के थ्रू रह रहा था, मगर अब दोनों दोस्त बन चुके थे और मोमोशिकी अक्सर बोरुटो को ओत्सुकी से डील करने का सबसे बेहतर तरीका बताया करता था। उजी को सिखाने का आइडिया भी मोमोशिकी का ही था, लेकिन उसकी तरफ से आज एक शॉकिंग सजेशन आया। मोमोशिकी ने कहा कि सोरुटो को जोगन यूज करना सीखने दो। उसका लॉजिक सिंपल था, उसे ये पावर वैसे भी कभी न कभी तो यूज करनी
करनी ही पड़ेगी। तभी सोरूटो को बुलाकर उसे ये बताया गया। वो खुशी से झूम उठा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसने जोगन का पावर यूज किया तो वो आसानी से उजी को राशन सीख लेगा। उसने बिना एक पल भी गवाए अपना चाकरा डायरेक्ट जोगन में भेजना शुरू कर दिया। और जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि ये धरती नहीं थी। वहाँ ना तो पेड़ थे ना ही घास, यहाँ तक कि आसमान भी नहीं था। वहाँ हर चीज एक गोल्डन चमकती हुई पर्दात से बनी हुई थी। उसने चारों ओर देखा और शॉक हो गया क्योंकि बोरुटो भी वहाँ था। लेकिन बोरुटो के चेहरे पे भी कंफ्यूजन थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था वो लोग कहाँ हैं। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तो फाइनली तुम लोग आ गए। दोनों पलटे और उनके सामने एक स्पाइकी ब्लॉन्ड बालों वाला मिडिल एज आदमी खड़ा था। ये थे द फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो आफ्टर लाइफ डायमेंशन में उनका इंतजार कर रहा था। फिर मिनाटो ने अपने पोते और परपोते से अपने जिंदगी की कहानी शेयर की और बताया कि वो उन पे कितना प्राउड करते हैं। सोरूटो ने एक र्यूमर सुनी थी कि मिनाटो ने अकेले 1000 शिनोबी को हराया था, तो उसने क्यूरियस होकर पूछ ही लिया कि क्या वो सच था। मिनाटो हंसे और बोले नहीं, पूरे 1000 तो नहीं थे। फिर उन्होंने बताया कि स्टोन विलेज के खिलाफ जो वॉर हुई थी, कैसे वो लड़ाई शांति टेरिटरी में बदल गई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, मिनाटो बोले अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, बस जोगन डीएक्टिवेट करो और तुम वापस चले जाओगे। और जब दोनों जोगन डीएक्टिवेट करके वापस लौटे, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। सोरूटो हैरान था कि उसका परिवार कितना कूल है और अब उसे समझ आ गया था कि लोग उन्हें हीरोज क्यों कहते हैं। एंड अगले कुछ सालों तक सोरूटो ने अपना जुत्सु रिफाइन करना जारी रखा। उसे जोगन यूज करने की इजाजत नहीं थी। कौन जानता था अगली बार वो कहाँ पहुँच जाए। उसने अपनी सारी एनर्जी शारिंगान, लाइटनिंग स्टाइल और जेंटल फिस्ट में डाल दी, जो उसे ह्यूगा लिनेज से इनहर्ट हुआ था। उसके 10वें बर्थडे पे उसे बताया गया कि अब वो एक ऑफिशियल निंजा टीम का हिस्सा बनेगा और उसे अलग अलग मिशंस पे भेजा जाएगा। सोरूटो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में आने वाली थी एक नई और अनजानी फैमिली मेंबर। क्योंकि सोरूटो 10 साल का हो चुका था और उसने बहुत से एडवांस जुत्सु भी सीख लिए थे, लेकिन अभी तक उसने समनिंग जुत्सु नहीं सीखा था और ना ही उसने उस दिन के बाद जोगन यूज की थी जिस दिन वो मिनाटो से मिला था। उसे ये एहसास था कि वो फास्ट ग्रो तो कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें उसे सीखनी बाकी है। उसके एज के बाकी बच्चों से वो अलग था, लेकिन फिर भी वो उसी में एक सच्चे दोस्त की तलाश कर रहा था। उसकी इंटेंस ट्रेनिंग और जो सब लोग उसे मॉन्स्टर मानते हैं, उससे उसने महसूस किया कि उसके अलावा कोई नहीं जो उसकी केयर करता हो और ये लोनलीनेस उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। जब वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पापा एक अजीब सी लड़की से बात कर रहे थे। उस लड़की के बाल पूरे व्हाइट थे और आंखें भी बिल्कुल सफेद थी। लेकिन तभी सोरूटो को याद आया कि उसने ये फीचर्स पहले भी देखे हैं। ये तो इस प्लेनेट की है ही नहीं, ये तो एक ओतुत्सुकी है। ये लड़की आखिर थी कौन? अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देना और कमेंट्स में पार्ट 2 लिखकर 500 कमेंट्स पूरा देना। ये सोरूटो सीरीज का पार्ट 1 है, तो जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स हो जाएंगे, मैं पार्ट 2 डाल दूंगा। सोयो ओताकुज, तुम लोगों का स्वागत है द स्टोरी ऑफ सोरूटो उजुमाकी के पार्ट 2 में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर तुम लोग पार्ट 1 पे 1K लाइक्स एंड 500 कमेंट्स करवा दोगे, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। एंड ब्रो, तुम लोगों ने सिर्फ 2 दिनों में ही उस वीडियो पे 100K प्लस व्यूज एंड 500 प्लस कमेंट्स कर दिए। सो एज आई प्रॉमिस्ड, हियर इज द पार्ट 2। वो ओतुत्सुकी जैसी दिखने वाली लड़की जो पिछले पार्ट में बोरुटो से मिली थी, वो लड़की नाओमी थी। वो अर्थ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी और उसके चाकरा को फॉलो करते करते वो उजुमाकी घर तक पहुंच गई। और जैसे ही उसने बोरुटो को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि यही वो इंसान है जिसने उसके भाई को हराया था। नाओमी तुरंत बैटल के लिए रेडी हो गई और बोरुटो को एक जबरदस्त पंच मारा। लेकिन जैसे ही वो अगला अटैक करने जा रही थी, उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी।
लगी। बोरुटो ने कुछ देर के लिए मोमोशिकी को अपने शरीर पर कंट्रोल लेने दिया था ताकि वो नाओमी से बात कर सके। नाओमी शॉक्ड रह गई जब उसने सुना कि मोमोशिकी अब साइड बदल चुका है और अब अर्थ के ह्यूमंस के साथ मिलके काम कर रहा है। और जब मोमोशिकी ने एक्सप्लेन किया कि असल में अर्थ के बहुत सारे ह्यूमंस उनके ही लॉन्ग डिस्टेंस कजन्स हैं क्योंकि वो कागुया के ही डिसेंडेंट्स हैं, तब जाके नाओमी को बात समझ आई। लेकिन नाओमी एक बड़ी खबर लेकर आई थी। ओत्सुकी एक और बड़ी इन्वेंशन प्लान कर रहे थे। बोरुटो और मोमोशिकी को तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो इसे पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोमोशिकी ने नाओमी से कहा वापस जाओ और उन्हें बोलो कि इन्वेंशन कैंसिल करें। मैं उनका पहला लीडर था, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। नाओमी मान गई और अपने भाई को हक करने लगी। तभी सोरूटो बाहर आया और उसने जो देखा उसे उस पे यकीन नहीं हो रहा था। उसके पापा एक अनजान सी लड़की को हक कर रहे थे जो दिखने में तो उनकी दुश्मन लग रही थी। सोरूटो के मन में अलग अलग थॉट्स आने लगे कि क्या बोरुटो ओत्सुकी से मिल गया या फिर क्या वो सारादा को धोखा दे रहे हैं। और बोरुटो ने तुरंत समझ लिया कि सोरूटो के मन में क्या चल रहा है और उससे बोला कि ये सिर्फ मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है। सोरूटो को थोड़ा तो क्लियर हुआ लेकिन सोरूटो स्टूपिड नहीं था। और इधर नाओमी का ध्यान भी सोरूटो पे गया। वो उसकी आंखों में घूर रही थी। उसके एक आंख में सारिंगान और दूसरी आंख में गॉड्स आई जोगन देखकर उसे पता चल गया था कि यही वो लड़का है जिसे वो ओत्सुकी ढूंढ रहे हैं। बोरुटो ने सोरूटो से कहा कि बेटा अभी तुम अंदर जाओ, मैं बाद में सब एक्सप्लेन करूंगा। और जब सोरूटो अंदर चला गया तो उन्होंने अर्थ के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू किया। मोमोशिकी ने कंफर्म किया कि अब हम ह्यूमन साइड पे हैं, लेकिन नाओमी ने बताया कि इस बार ओत्सुकी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन ला रहे हैं। इस बार वो सोरूटो को पकड़ने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें पूरा प्लेनेट ही क्यों न डिस्ट्रॉय करना पड़े। मोमोशिकी ने कहा टेंशन मत लो, मैंने नाओमी के अंदर एक मैसेज इन्फ्यूज कर दिया है। मैं अब भी उनका पुराना लीडर हूँ तो वो मेरी बात जरूर मानेंगे, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ओत्सुकी के पास अब एक नया लीडर था, एक मिस्टीरियस फिगर जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। बस सबको ये पता था कि उसको अर्थ से नफरत है। फिर भी एक चांस था कि शायद वो लोग सुन ले। नाओमी वापस गई, ओत्सुकी काउंसिल के सामने खड़ी हुई और उन्हें बताया कि मोमोशिकी अभी भी जिंदा है और वो इन्वेंशन रोकने को कह रहे हैं। पूरी काउंसिल हंस पड़ी, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन नाओमी के पास अभी भी एक लास्ट कार्ड उसके भाई का डायरेक्ट मैसेज था। जब मोमोशिकी ने अपने शब्दों में उनसे बात की तो पूरी काउंसिल शॉक्ड रह गई। उनका एक्स लीडर जिंदा था लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नाओमी और मोमोशिकी दोनों को ट्रेटर्स डिक्लेयर कर दिया और जैसे ही वो नाओमी को मारने वाले थे, नाओमी ने अपने आप को टेलीपोर्ट कर दिया। वो वापस अर्थ पर आकर सीधा उजुमाकी घर में गई, जख्मी और डरी हुई हालत में। उसने बोरुटो को सब बताया। बोरुटो ने तुरंत सारादा, नारुतो और सास्के को इन्फॉर्म किया। उन्होंने रियलाइज किया कि वक्त बहुत कम है। सोरूटो को जल्द से जल्द एक फुल फ्लेज निंजा बनना होगा और उन लोगों को एक इवैक्यूएशन प्लान भी बनाना होगा। और बोरुटो ने नाओमी से कहा कि तुम हमारे साथ रह सकती हो और सोरूटो की ट्रेनिंग में मदद भी कर सकती हो, लेकिन सोरूटो को अभी इन्वेंशन के बारे में कुछ मत बताना। नाओमी ने हाँ कर दी, लेकिन जल्दी वो अपना प्रॉमिस तोड़ने वाली थी। पर सोरूटो को नाओमी एज अ फैमिली मेंबर बिल्कुल पसंद नहीं आई। नाओमी अजीब थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने उसे घर लाने का सोचा भी कैसे। सोरूटो को बुरा लगा, उसके पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे थे जो सोरूटो को सबसे ज्यादा हर्ट कर गया। उसके फादर ने उससे झूठ बोला था, पहले कहा कि ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, फिर सडनली बोल रहे हैं कि ये एक ओत्सुकी है। सोरूटो कंफ्यूज्ड था और गुस्सा भी। और जब उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि नाओमी को अपनी बहन समझो तो बस वो फट पड़ा। सोरूटो एकलौता बच्चा था और नाओमी की प्रेजेंस ने उसे जेलस फील कराया। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब बोरुटो उसे अपनी ट्रेनिंग सेशन में भी लाने लगा। प्रॉब्लम नाओमी की प्रेजेंस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो आती बोरुटो पर मोमोशिकी कंट्रोल ले लेता और ट्रेनिंग सेशन लीड करने लगता। वो रूड था, इम्पेशेंट था और सोरूटो के हर मूव को क्रिटिसाइज किया करता। बाकी सब लोग इंक्लूडिंग बोरुटो उसकी तारीफ किया करता था। लेकिन अब दो स्ट्रेंजर्स उसके स्किल्स का मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे बार बार याद दिलाते थे कि उसने कितने टाइम से कोई नया जुत्सु नहीं सीखा। एंड सिचुएशन और बिगड़ने लगी जब नाओमी कॉन्स्टेंटली स्पेरिंग मैचेस में उसे हरा रही थी। उसका ब्याकुगान बहुत पावरफुल था और वो जरूरत से ज्यादा तेज भी थी। उसने एक अजीब सा जेंटल फिस्ट स्टाइल यूज किया था और बात जब निंजुत्सु की आई तो दोनों बराबर थे। लेकिन जेंटल फिस्ट नाओमी के लिए एक प्लस पॉइंट था। एक दिन जब नाओमी ने सोरूटो को बुरी तरह हरा दिया और मोमोशिकी उसकी बेइज्जती कर
रहा था, तब सोरूटो ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ। वो तुरंत वहाँ से भाग गया, बहुत ही तेज रफ्तार से। जितनी दूर वो जा सकता था वो चला गया और आखिर में वो एक शांत जंगल के कोने में पहुँच गया और वहाँ अकेले चुपचाप बैठ गया। वो अपने पापा से बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने ओत्सुकीज को उसकी जिंदगी में आने दिया। लेकिन जैसे जैसे उसने सोचना शुरू किया, गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और उसने रियलाइज किया कि शायद वो लोग सही थे। सोरूटो ने माना कि उसने महीने से कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया, उसका ग्रोथ रुक गया था। उसने अपने पापा से जितना भी निंजुत्सु सीख रखा था उसने सब मास्टर कर लिया, लेकिन उसके बाद से उसका इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट रुक गया था। उसने सोचा कि काश वो अपनी जोगन का यूज और भी ज्यादा कर पाता। तभी उसने डिसाइड किया कि चलो एक बार एक्टिवेट करके ट्राई करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने जोगन एक्टिवेट करना स्टार्ट किया, नाओमी पेड़ों के बीच से निकल कर सामने आई। वो उसके करीब आई और उसके आंखों को अजीब तरीके से देखने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो पहली बार मिले थे तब उसने देखा था। और फिर उसने कुछ ऐसा बोला जिसने सोरूटो को अंदर से हिला दिया। उसने बोला कि क्या तुम जानते हो कि तुम एक लिविंग गॉड हो? सोरूटो एकदम से ब्लैंक हो गया और बस कहा मुझे नहीं पता था। नाओमी ने फिर उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया ओत्सुकी इन्वेंशन के बारे में और बताया कि आखिर क्यों वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। उसने बताया कि तुम्हारे अंदर एक लेजेंड सिवाय ओत्सुकी की पावर्स हैं, मतलब वो लाइफ और डेथ पर कंट्रोल कर सकता है, अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है और चाहे तो वो पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फिर उसने ओत्सुकी लोगों के बारे में बताया कि कैसे वो लोग अलग अलग प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और चाकरा फ्रूट लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक सोरूटो को तब लगा जब नाओमी ने कहा कि ओत्सुकी एक और बड़ी इन्वेंशन प्लान कर रहे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने तुमसे छुपाया। नाओमी ने समझाया सब कुछ जो बोरुटो और मोमोशिकी कर रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है और आखिर में सिर्फ तुम ही हो जो अर्थ को बचा सकते हो। सोरूटो ने कहा कि अगर मैं टारगेट हूँ तो क्यों न मैं अर्थ ही छोड़ दूं, अगर मैं चला गया तो वो लोग यहाँ अटैक ही नहीं करेंगे। तब नाओमी ने कहा वो भी काम नहीं करेगा, अर्थ ने पिछले कई दशकों से उन्हें बहुत परेशान किया है और अब वो बस इसे तबाह करना चाहते हैं। अब सोरूटो को सब कुछ पता चल गया था, उसे रिलीफ मिली मगर साथ ही उसे गिल्ट भी हो रहा था अपने पेरेंट्स पे शक करने का और वहाँ से भाग जाने का। इसीलिए दोनों ने प्लान बनाया कि वो लोग वापस जाकर बोरुटो को कन्विंस करेंगे कि वो दोनों भी फुल फ्लेज्ड निंजा बन सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग एक रियल सेंसे के अंदर ट्रेनिंग लेंगे, रियल मिशंस करेंगे और दुनिया के बारे में और सीखेंगे। जब वो वापस आए तो बोरुटो खुश था यह देखकर कि वो दोनों अब साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो दोनों एक रियल सेंसे के अंदर रहकर फुल फ्लेज्ड निंजा बनना चाहते हैं, तब बोरुटो ने कहा ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। तो बोरुटो सारादा के पास गया और उसे सब कुछ बताया और थोड़ी डिस्कशन के बाद दोनों ने हाँ कर दी। लेकिन सारादा को होकागे होने के नाते सभी के सेफ्टी का ध्यान रखना था, सिर्फ अपने बेटे का नहीं। अगर सोरूटो कभी भी कंट्रोल के बाहर गया तो वो सब कुछ तबाह कर सकता था। तब सारादा ने डिसाइड किया कि उनका सेंसे होगा कवाकी। वो बोरुटो का पुराना दोस्त और कारमा यूजर था और उसके साथ उसका एक टीममेट भी होगा, किलर बी के फ्रेंड का ग्रैंडसन, नाम था डूडो। वो एक्चुअली सोरूटो के दूर का रिलेटिव भी था क्योंकि उसकी माँ युगा थी। वो अभी अभी गेनिन बना था एंड नाओमी और सोरूटो के साथ टीममेट होना दोनों विलेजेस के बीच के टाइल्स को मजबूत करेगा। उसके अगले ही दिन सोरूटो और नाओमी मिले अपने नए सेंसे और टीममेट से। डूडो ने उन्हें नारुतो और किलर बी के पुराने एडवेंचर्स के किस्से सुनाए कि कैसे दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करी थी और दुनिया के सबसे सफल जिंजुरिकी बन गए थे। नाओमी और सोरूटो को डूडो पसंद आया, लेकिन उनके सेंसे कवाकी ने साफ कर दिया था कि वो यहाँ सिर्फ इसीलिए है ताकि अगर सोरूटो कंट्रोल खो दे तो वो उसका चाकरा कारमा से सील कर दे। उन्हें सौंपा गया था एक खतरनाक मिशन जो जनरली सिर्फ एक्सपीरियंस जोनिन्स को दिया जाता है। उनका काम था एक रहस्यमय गांव की सुरक्षा करना जिस पर लगातार अजीब से हमले हो रहे थे। कहा जा रहा था कि वहाँ कुछ रोग निंजास छिपे हैं जो किसी डार्क पावर से जुड़े हैं। सोरूटो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे पता था कि ये मिशन उसकी जिंदगी बदल सकता है। नाओमी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसकी आंखों में स्लाइट टेंशन दिख रही थी। और डूडो अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला बस देखते जाओ, हम जरूर जीतेंगे। एंड कवाकी सेंसे, उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड एंड स्ट्रिक्ट ही था। सोरूटो ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहा बल्कि सच में एक शिनोबी की राह पर चल पड़ा है और शायद यही वो सफर था जो उसे उसकी किस्मत से मिलाने वाला था। वो लोग अपनी अनोखी प्रतिभाओं और असाधारण क्षमताओं की वजह से बेहद उत्साहित थे। उन्हें एक ग्रुप
ग्रुप की जांच करने का काम सौंपा गया था। मिली हुई जानकारी के अनुसार ये ग्रुप शायद ओतुत्सुकी के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। भले ही बस ये एक स्काउटिंग मिशन था, लेकिन इसमें खतरा था। इस मिशन को बी रैंक दिया गया क्योंकि कहा गया था कि इस ग्रुप के कुछ लोग कर्स मार्क रखते हैं और बहुत ही हाई लेवल के जुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव से निकलने के बाद सेंसेई कावाकी ने मिशन का एक और पहलू बताया। उन्हें एक स्क्रोल को भी दूसरे गांव तक पहुंचाना था। इसके अंदर क्या था उन्हें जानने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो जानकारी हाई क्लासिफाइड थे। मगर सोरूटो को अंदाजा था कि इसका भी संबंध उसी से और ओतुत्सुकी से है। उन्हें बताया गया कि संभावित दुश्मन पत्तों के गांव के कुछ मील दूर एक छोटे से गांव के पास मौजूद हैं। तीनों गेनिन अपने सेंसेई का पीछा करते हुए घने जंगल में भागते और कूदते रहे। वो जंगल एक कभी न खत्म होने वाला किला लग रहा था। घंटों तक लगातार दौड़ने और पैरों पर छलांग लगाते रहने के बाद सोरूटो को पता चला कि आखिर क्यों इसे पत्तों में छुपा गांव कहा जाता है। शुरुआत में गेनिन चौकन्ने थे, वो किसी हमले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बोर होने लगे। ये वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। वो बस लगातार दौड़ रहे थे, न ही उनपे कोई अटैक हो रहा था और न ही सामने कोई दुश्मन आ रहा था। आखिरकार अगले दिन सुबह होने पर वो अपने ठिकाने पहुँचे। वो था एक छोटा सा फिशिंग विलेज। ये गाँव तो पत्तों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ कोई निंजा भी नहीं था, या कम से कम कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा था। उनके सेंसेई कावाकी ने उन्हें पैरों में छुपकर गांव पर नजर रखने को कहा और कहा किसी भी अजीब शख्स के आने जाने पर ध्यान देना। सोरूटो ने सोचा अब वो और बोर होगा। उनके सेंसेई ने कहा कि वो खुद स्काउटिंग मिशन पर जा रहे हैं और बाकी को वहीं गांव पर नजर रखनी है। पूरी टीम बिल्कुल निराश हो गई। उनका मनोबल टूट गया था। वो उनके साथ जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि 3 लोगों की जरूरत ही क्या थी इस छोटे से गाँव को देखने के लिए। फिर उसके सेंसेई कावाकी ने स्क्रोल सोरूटो को सौंपा और कहा कि इसे सुरक्षित रखना। जब वो लौटेंगे तो उसे दूसरे गांव तक पहुंचना होगा और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वो हिचकिचाया लेकिन मना नहीं कर सकता था, तो वो मान गया। मगर यही तो दुश्मन चाहते थे। असल में सोरूटो और उसकी पूरी टीम पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही उनके सेंसेई वहां से चले गए, हमला शुरू हो गया। जब इन लोगों का ध्यान बटा हुआ था, तभी अचानक से सूरिकेन और कुनाई इनके ऊपर बरसने लगी। डूडो ने तुरंत ही विंड स्टाइल का प्रयोग किया और उन्हें रोक दिया। सोरूटो ने भी तुरंत ही दुश्मनों की मौजूदगी महसूस कर ली। वो उनकी हत्या करने वाली मंशा को साफ महसूस कर सकता था। आखिरकार इन तीनों को वो मिल गया जो ये चाहते थे, एक लड़ाई। 4 दुश्मन सामने आए और उनके कपड़ों पे अजीब सी डिजाइन बनी हुई थी। हमला करने से पहले उन्होंने सोरूटो से स्क्रोल मांगा। सोरूटो ने स्थिति की गंभीरता समझ ली। ये लोग शायद जोनिन लेवल के थे। सोरूटो का सारिंगान तैयार था, लेकिन उसका जोगन भी जाग उठा। नाओमी तुरंत उसके पास गई और उसे उसके पिता की चेतावनी याद दिलाई कि ये कितनी खतरनाक चीज है। वो समझ गया उनकी जान स्क्रोल से ज्यादा कीमती थी। इसीलिए स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सोरूटो ने स्क्रोल उन्हें दे दिया। लेकिन एनिमीज गए नहीं। उन्होंने मांग रखी कि वो नाओमी को करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पत्तों में एक ओतुत्सुकी गर्ल भी रहती है। डूडो तुरंत ही उसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि उसे छोड़ दो, और उसकी यही हिम्मत उसकी बर्बादी बन गई, क्योंकि दुश्मन के लीडर ने बिना चेतावनी दिए उसकी छाती भेद दी। तलवार खून से लिपटी हुई उसके छाती के बाहर निकली। सोरूटो ये देखकर वहीं जम गया, मगर ये डर नहीं था। स्क्रोल सौंपने का विचार उसी का था और उसी फैसले ने उसके दोस्त की जान ले ली थी। निराशा ने उसे निगल लिया और उसने महसूस किया कि उसका सारिंगान बदल रहा है। सोरूटो का मांगेक्यो सारिंगान अब एक हो गया और इधर नाओमी डूडो की जख्म भरने की कोशिश कर रही थी, मगर सोरूटो पर एक अजीब शांति छा गई। उसने एनिमीज पे हमला कर दिया। उसका एक हिस्सा गुस्से में था, लेकिन भीतर कहीं एक अंधेरा हिस्सा उसकी नई शक्ति को आजमाने को उत्साहित कर रहा था। उसने तुरंत ही पहले हमलावर को एक जाइंट राशिंगान मारकर उसके पेट में कुनाई घोंप कर उसे खत्म कर दिया, जो देखकर बाकी सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि नाओमी भी। सोरूटो ने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी। उसकी तलवार से खून टपक रहा था और उसने 2 और दुश्मनों पर अमातराजू छोड़ दिया। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अमातराजू की ब्लैक फ्लेम्स उसे भूखे जानवर की तरह निगल गई और कुछ भयानक चीखों के बाद वो राख बन गए। अब सिर्फ वही एनिमी बचा था जिसने डूडो को मारा था। समय बर्बाद किए बिना उसने अपने माथे के नीचे छुपा हुआ कर्स मार्क एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसके शरीर में तुरंत चक्रा भर गई और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था और आंखें पीली हो गई थी। वो तुरंत एक डरावनी राक्षस में बदल गया। उसके हाथ, दांत और पंजे नुकीले हो गए। अब वो इंसान नहीं रहा था। सोरूटो ने कर्स मार्क की कहानियां सुनी थी, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर उसकी रूह कांप गई। वो दैत्य रूप में
चिल्लाया और सोरूटो को पीछे फेंक दिया। वो बेहद ताकतवर था, शायद मांगेक्यू शारिंगान वाले सोरूटो से भी। फिर भी सोरूटो को कोशिश तो करनी थी। नाओमी को उसकी जरूरत थी और उसे अपने साथी का बदला भी लेना था, तो उसने अपने हथेली में चाकरा भरा और चिदोरी से हमला किया। ये पहली बार था जब उसने इसे किसी असली इंसान पे इस्तेमाल किया। हालांकि वो प्राणी भी अब इंसान नहीं रहा था। दोनों हवा में टकराए। सोरूटो एक बार फिर पीछे फेंका गया। उसका चिदोरी असफल हो गया था और दुश्मन उसके पास पहुंच गया अपना अंतिम वार करने के लिए। लगभग सब खत्म हो चुका था, मगर जैसे ही उसने वार करना चाहा, उसकी नजर सोरूटो के मांगेक्यू शारिंगान से मिली और वो एक गेंजुत्सु में फंस गया। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन समस्या ये थी कि सोरूटो का ज्यादातर चाकरा खत्म हो चुका था, तो अब वो राशिंगान भी नहीं बना सकता था और दुश्मन को ज्यादा देर गेंजुत्सु में भी नहीं रख सकता था। तो अब बस एक ही ऑप्शन बचा था, जोगन। उसने गेंजुत्सु रिलीज किया और अपनी दूसरी आंख से जोगन एक्टिवेट कर ली। पहले तो एनिमी को लगा कि सोरूटो की चाकरा खत्म हो गई है, लेकिन फिर उसने देखा कि सोरूटो के हाथ में एक और नया जुत्सु था, बिल्कुल राशिंगान जैसा, लेकिन उससे कुछ अलग। वो और तेज घूम रहा था, उसका रंग बदल रहा था और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। वो अटैक इतना बड़ा हो गया कि सोरूटो उस पर से कंट्रोल खो बैठा और घबरा कर उसने एनिमी पे थ्रो कर दिया। अगले ही पल उसका एनिमी गायब हो गया, लेकिन वो जुत्सु रुका नहीं, वो और बड़ा होता गया। वो सब कुछ खत्म करने जा रहा था, उसके दोस्त, पूरा जंगल और शायद पूरी दुनिया। तभी कवाकी ने जंगल में रोशनी देखी और उसे जंगल की तरफ से ह्यूज चक्रा महसूस हुई। और जब उसने वो बड़ा सा रेनबो जैसा बॉल देखा जो पूरे जंगल को तबाह करने वाला था, तो उसने तुरंत आगे जाकर कारमा से उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और उधर सोरूटो भी बेहोश हो गया था। उसे बेहोशी के पल में रियलिटी समझ आई। उसका दोस्त मर गया था और वो भी 4 लोगों को मारकर किलर बन गया। पर ये उसकी चिंता का बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि जोगन एक्टिवेट करने पर उसके सामने विजन आने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और वो एक गॉड शिबा एवोतुत्सुकी से बात करने वाला था। वो अब जमीन पर नहीं था, वो स्पेस में तैर रहा था, थका हुआ और कंफ्यूज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी एक आवाज आई कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसने मुड़कर देखा और उसके सामने एक प्लेनेट साइज का चेहरा था, काले और सफेद लाइन से भरा हुआ। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था और उसकी राइट आई बिल्कुल सोरूटो के आंख जैसी लग रही थी। तभी उसने अपना नाम बताया, शिबा एवोतुत्सुकी। उसने खुद रिवील किया कि सोरूटो का पैदा होना और उसके अंदर ये पावर होना उसी का प्लान था। जोगन एक्चुअली उसी का तीसरा आंख था और उसका एक खास पर्पस था, पावर के भूखे ओतुत्सुकीज को तबाह करना। सोरूटो के दिमाग में ओतुत्सुकी मेंबर्स के चेहरे बन गए। एक को तो उसने पहले ही पहचान लिया, वो वही था जो इन्वेंशन लीड कर रहा था, लेकिन उसके सब कुछ समझने से पहले ही उसकी विजन ब्लर हो गई और वो होश में आ गया। अब वो किसी गैलेक्सी में नहीं था, बल्कि एक हॉस्पिटल बेड पे था। उसके ऊपर खड़ी थी उसकी बुआ हिमावारी और एकदम से सोरूटो को सब याद आ गया। दोस्त का स्टैम्प्ड होना, उसका अटैकर्स को मारना और फिर सबको लगभग तबाह कर देना। उसका दिल शर्म से भरा हुआ था और उसके आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने आप को एक मॉन्स्टर मानने लगा। और तभी वहाँ सास्के भी आ गया और उसने सोरूटो को समझाया कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक रियल शिनोबी है और शिनोबी होने का मतलब ही है अपनों की हिफाजत करना। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। उधर होकागे और कवाकी अटैकर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर कुछ खास क्लू नहीं थे। इसीलिए सारादा ने ऑर्डर दिया कि कवाकी उसकी जांच जारी रखें। लेकिन अब सोरूटो इधर अपना एक अलग प्लान बनाता है जो उसे उसके मौत तक ले जाने वाला था। सूरज पहाड़ों के बीच ढल रहा था जब सोरूटो नाओमी से मिला। उस इंसिडेंट के सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, मगर सोरूटो बदल गया था। उसका ऑरा और भी तेज और इंटेंस फील हो रहा था। नाओमी ने उसे बताया कि डूडो भी जिंदा है, वो बड़ी मुश्किल से बचा है। सोरूटो हल्का सा रिलैक्स्ड हुआ, लेकिन अंदर से वो जानता था कि दुश्मन आराम नहीं करेंगे। इसीलिए सोरूटो ने अपना ईगो छोड़कर नाओमी से मदद मांगी। उसे ओतुत्सुकी और उनकी पावर्स के बारे में सब कुछ जानना था। नाओमी मान गई और एक नया ट्रेनिंग फेज शुरू हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड पर बोरूटो ने फिर जिम्मेदारी उठाई। अब सोरूटो को सिर्फ उन्हीं लोगों से ट्रेनिंग लेना था जो खुद ओतुत्सुकी से लड़ चुके थे। बोरूटो और नाओमी ने मिलकर उसे सब बताया जो वो जानते थे और सोरूटो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनता गया। एंड एक दिन बोरूटो ने डिसाइड किया कि अब वो सोरूटो को उसका सिग्नेचर समनिंग जुत्सु सिखाएगा। शुरू में सोरूटो को लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बोरूटो समझता था कि उसका चक्रा कुछ अलग है। शायद वो एक ऐसा क्रिएचर समन कर सके जो ओतुत्सुकी
सातसुकी के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन सोरूटो कितनी भी कोशिश करता, बस उससे एक छोटा सा बेबी स्नेक विद विंग्स समन होता। दिन गुजरते गए पर समनिंग जुत्सु में प्रोग्रेस 0 था। तो बोरुटो ने नारुतो से मदद मांगी। नारुतो बोला, मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। सोरूटो बहुत ही रिलैक्स्ड है, उसे असली खतरा महसूस ही नहीं हो रहा, इसीलिए उससे नहीं हो पा रहा। और फिर बिना किसी वार्निंग के नारुतो ने सोरूटो को एक अंधेरी जगह में फेंक दिया, वैसे ही जैसे उसे जिराया ने फेंका था। अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत पक्की थी। उसने चाक्रा फ्लो किया और उसकी जोगन अपने आप एक्टिवेट हो गई। उसने समनिंग जुत्सु दोबारा किया और उस बार काम कर गया। एक तेज रोशनी निकली जो मीलों तक फैल गई और वहाँ से निकला एक ड्रैगन। सब हैरान रह गए, किसी को नहीं पता था कि अभी भी ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज तब हुई जब ड्रैगन ने सोरूटो से बोला, अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और बिना सोरूटो के जवाब दिए वो दोनों गायब हो गए। सोरूटो पहाड़ों और पर्पल स्काई से घिरी हुई एक अजीब जगह पे था और उसके सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक अलग ही शख्स ड्रैगन सेज था। उसने सोरूटो से कहा कि मैं तुम्हें सेज जुत्सु सिखाऊंगा। पहले सोरूटो को डाउट हुआ क्योंकि उसने सेज मोड की कहानियां ही सुनी थी, लेकिन जब ड्रैगन सेज ने एक विशाल सी चीज अपने हाथों से उठा ली और सोरूटो ने देखा कि कोई चाक्रा भी यूज नहीं हुआ, तब उसे समझ आया कि ये सच में कुछ अलग है। और सोरूटो ने डिसाइड किया कि वो सीखेगा। पर ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ड्रैगन सेज ने उसे एक खतरनाक वार्निंग दी और उसने कहा कि ज्यादातर लोग जो सेज मोड सीखने आए हैं उनमें से ज्यादातर फेल होकर पत्थर बन गए और तुम भी बन सकते हो। रिस्क बड़ा था पर सोरूटो डरा नहीं, उसने कोशिश शुरू की। दिन बीतते गए पर हर बार की तरह प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। उसे डर लगने लगा, सिर्फ अपने पत्थर बनने का नहीं बल्कि अपनी फैमिली और अपने विलेज का भी। शायद उन्हें लगने लगा हो कि उसे ओत्सुकी उठा ले गए। अपने फैमिली, विलेज और दोस्तों के ख्यालों में उलझा हुआ सोरूटो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। वो सेज उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि उसकी कठिनाई का कारण उसका ओवर एक्टिव माइंड है और इस जुत्सु को मास्टर करने के लिए मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। सोरूटो अपने दिमाग में उठते विचारों की बाढ़ को रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी ट्रेनिंग और इतना ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश में व्यस्त रहता था कि उसने कभी अपने डर और भविष्य की चिंता का सामना ही नहीं किया था। लेकिन उसने तय किया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसे सेज जुत्सु मास्टर करनी ही है। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और मन भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसे गंभीरता महसूस हुई, जैसे समय और जगह एक एहसास खो गया हो। ये अजीब था पर एक सुखद अनुभव था। आमतौर पर जब वो निंजुत्सु करता था तो उसका पूरा शरीर प्रबल ऊर्जा से भर जाता था, पर इस बार उल्टा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सफल हो गया। उसने सेज मोड भी एक्टिव कर लिया था। उसने बिना कोई चाक्रा इस्तेमाल किए भारी पत्थर उठा लिया। परीक्षा सफल हो चुकी थी। अब वो ड्रैगन सेज की यात्रा शुरू कर सकता था, लेकिन सीखने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी था। पर समय नहीं था, उसे घर भी लौटना था। और जैसे ही सोरूटो घर पहुंचा, उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। और इस जर्नी का अगला चैप्टर एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाला था। एक ऐसा टर्न जो छुपा था एक और लेजेंडरी जुत्सु के पीछे, जो बनाया था फोर्थ होकागे ने। सोरूटो बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसका सुख दुख में बदल गया जब उसे रियलाइज हुआ कि करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। वो ट्रेनिंग से बोर हो चुका था और दुनिया भी अभी के लिए शांत थी। कोई खास मिशंस भी नहीं थे। एक निंजा होने का ये सबसे डल समय था। और यूं ही एक दिन सोरूटो अपने घर में ही पुरानी चीजें इधर से उधर कर रहा था। ज्यादातर चीजें तो वहाँ बेकार ही थी। पुराने खिलौने, धूल से भरे कपड़े और कुछ एंटिक चीजें जो उसके पेरेंट्स ने सालों तक कलेक्ट की थी। लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसका ध्यान खींचा। एक बॉक्स जो बिल्कुल नॉर्मल था, पर उस पे लिखा नाम बहुत खास था। उस पे लिखा था मिनाटो नामिकाजे, जो उसका ग्रैंडफादर था। उसने धीरे से लीड खोला और अंदर उसे मिला एक खास 3 दांतों वाला कुनाई। ये वही वेपन था जो मिनाटो का फेवरेट था, जिससे मिनाटो फ्लाइंग राइजिन यूज करता था। सोरूटो को तुरंत याद आई नारुतो की वो कहानियां जिसमें इसका जिक्र था कि कैसे मिनाटो इस कुनाई का यूज करके दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शिनोबी बन गया था। और अभी तक यही एक चीज बाकी थी जो सोरूटो अचीव नहीं कर पाया था। उसने नोटिस किया कि इस कुनाई पर एक अजीब सी सील लगी हुई थी। उसे समझ आ गया कि शायद यही वो फ्लाइंग राइजिन का सीक्रेट था और सोरूटो इसे सीखने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। तुरंत उसने डिसाइड किया कि अब वो एक सोलो मिशन स्टार्ट करेगा, मिनाटो का स्केयर्ड स्क्रोल चुराने के लिए और इस जुत्सु का राज जानने के लिए। स्केयर्ड स्क्रोल्स विलेज के एक सिक्योर्ड हिस्से में रखा था, पर सोरूटो को पूरा भरोसा था कि वो चुरा लेगा।
जाएगा। और उसने वैसा ही किया, आराम से स्क्रोल चुरा लिया और छुपने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। वो अपने पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया। तभी सबको पता चल गया और किसी ने सोरूटो को वहाँ देखा भी था। तुरंत कवाकी को इन्फॉर्म किया गया और कवाकी यह सुनकर शॉक्ड और फ्यूरियस था, लेकिन उसे अंदाजा था कि चोर कौन है। सोरूटो लगभग 1 घंटे तक ही स्क्रोल के साथ प्रैक्टिस कर पाया था। तभी उसके सेंसेई वहाँ आ गए। उन्होंने बोला कि स्क्रोल वापस दे दो, लेकिन सोरूटो ने मना कर दिया। उसने अभी तक वो सब नहीं सीखा था जो वो सीखना चाह रहा था। सोरूटो भागने लगा और कवाकी भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन सोरूटो के लिए 1 घंटे की भी प्रैक्टिस काफी थी बेसिक सीखने के लिए। सोरूटो फ्लाइंग राइजिन का यूज करके छोटी छोटी डिस्टेंस टेलीपोर्ट करना सीख गया था। इसका मतलब था कि कवाकी के लिए उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। कवाकी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर उसे उसका पता नहीं चला। और तभी अचानक से एक कुनाई डार्कनेस से निकलकर उसकी तरफ आई और रिएक्शन करने से पहले ही सोरूटो कवाकी के पीछे टेलीपोर्ट कर गया। सोरूटो उसके गर्दन पे वो कुनाई रख चुका था। उसने अपने सेंसेई को वार्निंग दिया कि मुझे जाने दो, मैं ये टेक्निक मास्टर करके वापस आ जाऊंगा, और फिर से गायब हो गया। इस बार सोरूटो ने प्रैक्टिस के लिए एक नया जगह चूज किया। वहाँ उसने मिनाटो का बॉक्स और स्क्रोल जमीन पर रखा, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। बॉक्स के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था। जब उसने उसे भी खोला तो अंदर एक अजीब बूमरंग शेप्ड कुनाई थी। सोरूटो ने कभी ऐसी कुनाई नहीं देखी थी। उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू की और जल्दी ही फ्लाइंग राइजिन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। वो पूरी रात ट्रेनिंग में उलझा रहा और इधर सूरज भी निकल गया। मतलब सिर्फ एक रात में ही उसने मिनाटो की टेक्निक सीख ली। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो ये चीज अपने डैड को दिखाएगा। उसे पता था कि वो गुस्सा होंगे, लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी था। जब वो बोरूटो के पास गया तो देखा कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा था, और हैरानी की बात तो ये थी कि बोरूटो को उस कांड के बारे में पता भी नहीं चला था। ये सोरूटो का लकी डे था, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसके डैड को कुछ पता नहीं चला, बल्कि इसीलिए भी कि उसने अपने अंदर मिनाटो का भी एक हिस्सा पा लिया। और घर लौटने पर सोरूटो अपने पिता को अपनी नई तकनीक फ्लाइंग राइजिन दिखाता है, जिसे देखकर बोरूटो कुछ टाइम के लिए अपने बेटे की बढ़ती हुई शक्तियाँ देखकर घबरा जाता है, मगर फिर वो सोचता है कि चलो ठीक ही है, वैसे भी सोरूटो अब बड़ा हो चुका है। फिर बोरूटो डिसाइड करता है कि वो सोरूटो को उसके जोगन का प्रॉपरली यूज करना सिखाएगा, एंड दोनों जोगन आइज की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मगर तभी जंगल में एक परमाणु बम जैसा विस्फोट होता है, जिसे देखकर जब वो दोनों घर लौटते हैं तो नाओमी गायब होती है। उसे ओतुत्सुकी ने किडनैप कर लिया था, और जब सोरूटो उसे बचाने निकलता है तो पता चलता है कि ये तो एक साजिश थी। असल में ओतुत्सुकी ने इन्वेंशन स्टार्ट कर दी थी, एंड वो डिफरेंट टाइमलाइंस को मिलाकर सोरूटो को मारना चाहते थे, और वो अलग अलग टाइमलाइंस को मिलाने में सफल भी हो जाते हैं, जिससे सोरूटो अपने पिता बोरूटो और दादा नारुतो के युवा रूपों से मिलता है। कुछ देर तो वो लोग एक दूसरे से बात ही करते हैं, मगर तभी ओतुत्सुकी हमला कर देते हैं। तब ये सारे मिलकर ओतुत्सुकी का सामना करते हैं, मगर उसका कुछ उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि ये तीनों मिलकर भी ओतुत्सुकी लीडर के पावर्स का सामना नहीं कर सकते थे। और तभी ओतुत्सुकी लीडर बोरूटो और नारुतो को एक साथ ही एक पंच मारता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। मगर अब भी सोरूटो मैदान में अकेला खड़ा था, तो वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बचा सकता था। मगर तभी ओतुत्सुकी लीडर उसे भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे सोरूटो को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, मगर डैमेज पड़ती है। एंड तभी अचानक से वे सारे गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं, जहां सोरूटो के अंदर जो सिवाय ओतुत्सुकी की जोगन आइज थी वो जाग उठती है, और सोरूटो पूरा का पूरा सिवाय ओतुत्सुकी के रूप में बदल जाता है। एंड तब जाके वो लोग ओतुत्सुकी लीडर को हरा देते हैं। और इधर लड़ाई के बाद सोरूटो भी बेहोश हो जाता है, एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो धरती पे होता है, और उसके सामने एक भयानक मंजर होती है, जहां हर तरफ मौत ही मौत थी। एंड तब जाके सोरूटो को ये रियलाइज होता है कि वो और कितनी भयानक चीज है, जिसमें किसी का भला नहीं होता, बस चारों तरफ मौत ही मौत होती है। एंड उसके बाद से सिवाय ओतुत्सुकी का सारा कंट्रोल तो सोरूटो के हाथ में ही होता है, तो वो कभी दोबारा वॉर नहीं होने देता, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। So yo otakus, that's it, the entire story of Soruto Uzumaki। एंड हाँ, ये मेरी कोई चैट जीपीटी से बनाई हुई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक फैन मेड स्टोरी है। तो तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।